जोहार आप सभी का साहित्य सौंदर्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभिव्यक्ति और माध्यम ये पाठ मैं पढ़ाने वाली हूँ। ये पुस्तक से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं आज बताने वाली हूँ। कुछ प्रश्नों का उत्तर व्याख्या सहित मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और उससे आगे आज हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हल करते जाएंगे, व्याख्या करते मैं चलूँगी, बताऊँगी भी कि आखिर ये उत्तर क्यों है, प्रश्न भी आपको समझाते जाऊँगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएगा। तो मैं रेणु कुमारी, शुरू करते हैं आज का जो हमारा विषय है अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न उत्तर। 11 नंबर का जो प्रश्न है वो है रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं। अब रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा अनुस्मारक, यानी कि हिंदी में रिमाइंडर को अनुस्मारक कहते हैं और अंग्रेजी में अनुस्मारक को रिमाइंडर कहते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, पत्राचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। पत्राचार जो है वो किसकी अभिव्यक्ति का एक सरल तरीका है। तो इसका उत्तर होगा विचारों का, है ना। विचारों का एक सरल तरीका है पत्राचार। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वास लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। अब हम जब लिखते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं, यानी कि औपचारिक पत्र जब हम लिखते हैं प्रधानाचार्य के नाम पर, विद्यार्थी जब लिखते हैं कि अवकाश के लिए यानी कि छुट्टी के लिए एप्लीकेशन जब लिखना होता है औपचारिक पत्र में, मतलब कि सेवा में ऐसे करके लिखना होता है, तो जब हम पूरा विवरण लिखते हैं वहाँ पर एप्लीकेशन जब लिखते हैं औपचारिक पत्र का प्रधानाचार्य के नाम पर, तो नीचे जो लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, तो उसके बाद आपका अपना हस्ताक्षर होता है ना, लिखने वाले का हस्ताक्षर होता है। तो लिखने वाले को प्रेषक कहते हैं और जिनको भेजना है उसको प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होगा, प्रेषक का हस्ताक्षर होगा, यानी कि जो लिखा है उसी का हस्ताक्षर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट आंसर है प्रेषक का। ठीक है, अगला प्रश्न, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता आप कर रहे हो तो उसका सबसे मूल तत्व क्या है, प्रमुख तत्व क्या है। कल्पना है, संस्मरण है, जिज्ञासा है, नीति है, क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि पत्रकारिता का मूल तत्व जो है वो जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा रखना। यदि जो पत्रकारिता कर रहे हैं, है ना, जो पत्रकारिता करते हैं, अगर उसके अंदर जिज्ञासा का भाव नहीं है तो वो पत्रकारिता नहीं कर सकता है। पत्रकारिता जो लोग करते हैं वो कल्पना पर नहीं जीते हैं, संस्मरण पर नहीं जीते हैं, बल्कि वो जिज्ञासा पर रहते हैं। जिज्ञासा उनके अंदर रहेगी तभी वो चीज़ों को जानने की, खोजने की, समझने का प्रयास करेंगे। यदि जिज्ञासा ही अंदर नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं है, तो पत्रकारिता आपसे नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न यहीं पर है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन है कि फीचर में, है ना, फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है। पिछली वीडियो में मैं इसके विषय में चर्चा कर चुकी हूँ कि फीचर क्या है, और यदि आपको फीचर नहीं समझ में आता है तो हमारा जो पहला वीडियो है ना, उसको आप देखिए, समझ में आ जाएगा फीचर क्या है। फीचर जो है वो अखबार का एक अंग है, अखबार का एक भाग है जो मनोरंजन के लिए, शिक्षित लोगों को करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा जाता है। तो फीचर में तथ्यों का जो ढंग होता है प्रस्तुत करने का, पाठकों के लिए जब प्रस्तुत किया जाता है वो होता है मनोरंजन के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न, किसी लिखित सामग्री को त्रुटि विहीन करके उसको पढ़ने योग्य बनाना क्या कहलाता है। किसी लिखित सामग्री, ध्यान से समझिएगा, लिखित सामग्री को, है ना, यानी कि जो भाषा का भाग है वो लिखित है ना, मौखिक नहीं, यहाँ पर लिखित है। आप लिख रहे हो, है ना, और
उसको त्रुटि विहीन यानी कि कोई गलती नहीं है, और उसको जब पढ़ने योग्य बना दिए, लिखा हुआ है उसमें कोई गलती नहीं है और पाठकों को पढ़ने योग्य जो बनाता है, इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? संपादन। यानी कि जो त्रुटि विहीन नहीं रहता है, यानी कि कोई गलतियां नहीं होती, उसको पढ़ने योग्य बनाया जाता है, तो उसको कहा जाता है संपादन। कहने का यहाँ पर यह है कि संपादन इसलिए क्यों हम लोग कहें, क्योंकि जो संपादक की मंडली होती है, ये संपादक की मंडली में प्रूफ रीडर का काम करने वाला होता है, जो बार बार जो स्पेलिंग है ना, सुर्ती लेकर उसको बार बार देखता है कि कोई वर्ण या कोई मात्रा तो गलत नहीं है, क्योंकि अखबार में जो शब्द छपते हैं, है ना, तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अखबार घर घर पहुंचता है। जो लोग अखबार पढ़ते हैं, यदि शब्द में त्रुटि रहेगी तो वो उस अखबार को पढ़ना नहीं चाहेंगे, या संपादक जो लिखा है वहाँ पर जो न्यूज़ दिया है वो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए त्रुटि विहीन किया जाता है समाचार में, कोई शब्द में गलती ना हो, इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है। तो त्रुटि विहीन करके पढ़ने योग्य बनाना जो है वो कहलाता है संपादन। ठीक है, अगला प्रश्न, समाचार लेखन में निम्नलिखित में से, है ना, समाचार लेखन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? अब समाचार लेखन है तो इसमें सबसे ज्यादा या सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है, भूमिका जो है, वो किसकी होती है? पत्रकार की होगी, संपादक की होगी, या फिर प्रूफ रीडर का काम कर रहा है उसकी होगी, किसकी होगी? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका होती है समाचार पत्र में, वो है संपादक मंडल का। क्यों होता है, मैं तो इसको विषय में बताना चाहूँगी। इसलिए होता है क्योंकि रिपोर्टर जो होते हैं, पत्रकार जो होते हैं, वो कहीं का भी, है ना, किसी भी क्षेत्र के न्यूज़ को वो इकट्ठा करता है, उसको उसका रिपोर्ट तैयार करता है, और रिपोर्ट तैयार करने के बाद संपादक के हाथ में दे देता है। ठीक है, संपादक के हाथ में जैसे ही वो जाता है, पत्रकार को उससे कोई मतलब नहीं होता है। संपादक के हाथ में रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट की वो जांच करता है कि फलाने पत्रकार के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसमें कितनी सच्चाई है ना, वो रिपोर्ट सही है या नहीं है, इस रिपोर्ट का क्या महत्व है, किस पृष्ठ में छापे, ये सब कुछ तय करता है संपादक। तो इसलिए जो संपादक मंडली है, ये समाचार पत्र में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, विद्यालय में अवकाश हेतु दिए गए आवेदन में किसे संबोधित किया जाता है? विद्यालय में आप विद्यालय जाते हो, पढ़ते हो, है ना, तो विद्यालय जाते हो तो जब आपको कोई आकस्मिक कोई कार्य आ गया या बुखार हो गया या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप औपचारिक पत्र लिखिएगा, है ना, पत्र लिखिएगा ना, प्रधानाचार्य के नाम से या स्कूल के क्लास टीचर के नाम से, किन्हीं के नाम तो लिखिएगा ना। तो वो जो औपचारिक पत्र होता है, बच्चा जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपने अवकाश के लिए, अपना अवकाश के लिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण अवकाश के लिए जब पत्र लिखता है तो किसके नाम पर लिखेगा? तो जाहिर सी बात है कि विद्यालय के में अगर वो पढ़ रहा है और विद्यालय में अवकाश के उसको पत्र लिखना है, तो सबसे बड़ा पोस्ट जो होता है विद्यालय का, विद्यालय परिवार में, वो होता है प्रधानाचार्य का। तो वो पत्र लिखेगा तो प्रधानाचार्य को संबोधित करके लिखेगा। भले ही आपकी कोई क्लास टीचर होगी, कक्षाचार्य होंगे, लेकिन आप कक्षाचार्य के नाम से अवकाश के लिए स्वीकृति नहीं ले सकते हैं। तो ये संबोधित किसको किया जाएगा? प्रधानाचार्य को किया जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानाचार्य, है ना। तो प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए विद्यालय में पत्र लिखा जाता है। अगला प्रश्न, सरकार के कामकाज में, है ना, सरकार के कामकाज में निगाह रखना यानी कि दृष्टि रखना, दृष्टि गड़ाए रखना और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करना क्या कहलाता है? आप फिलहाल में देखे होंगे कि हेमंत सरकार जो झारखंड के है, अभी भी हैं, अभी चुनाव में जीते हैं, है ना, तो 2024 में भी थे, इधर 25 में भी हैं। तो
देखे आप लोगों ने कि वो कुछ महीनों के लिए जेल गए थे ना, जेल, कुछ महीने जेल में रहे, उसके बाद फिर वो बाहर आए। तो आखिर सरकार को भी कोई जेल में डाल सकता है क्या? बिल्कुल डाल सकता है। यदि सरकार अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, उनके कार्य में कोई गड़बड़ियां हो रही है, कोई वो घोटाला कर रहा है, तो उसको सामने लाता कौन है? वॉचडॉग पत्रकारिता, है ना। वॉचडॉग पत्रकारिता जो है वो सरकार के विशेष रूप से, उसको क्षेत्र ही मिला रहता है, विशेष कार्य उसका जो होता है वो सरकार के पर दृष्टि गड़ाए हुए रहता है कि कोई काम ये गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है गड़बड़ी तो उसको पाठकों के सामने लाना, दर्शकों के सामने लाना, उनकी सच्चाई को बाहर लाना वॉचडॉग पत्रकारिता का काम है ना। तो इसीलिए हेमंत सरकार ने घोटाला किया था, तो जिस वजह से उसको जेल की भी हवा खानी पड़ी थी, है ना। तो इसलिए जब सरकार के कामकाज पर निगाह रखेंगे और उनकी गड़बड़ियों को उजागर करेंगे, तो ये कैसी पत्रकारिता का काम है? वॉचडॉग पत्रकारिता का काम है। यदि सरकार काम गलत कर रही है तो उसको वॉचडॉग पत्रकारिता जो होंगे वो उसके कार्य को, जो गड़बड़ कार्य है उसको बाहर लाएंगे और फिर उसको सजा भी हो सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न, संचार की प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर होती है ना, संचार की प्रक्रिया, संचार कैसे होता है? अपने विचारों का आदान प्रदान होता है ना, लिखित भी होता है, मौखिक भी होता है, लेकिन जब संचार की प्रक्रिया का पैमाना एकदम बड़ा होता है, पूरा विश्व होता है, जन जन तक होता है, तो वो क्या कहलाता है? ठीक है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन हम लोग नीचे देखेंगे क्या कहलाता है। देखिए दिया हुआ है ऑप्शन में, ऑप्शन में दिया हुआ है जन माध्यम, मीडिया, जनसंचार, संप्रेषण। तो जन जन तक संचार पहुंचना क्या कहलाता है? जनसंचार, है ना। अगला प्रश्न, मल्टीमीडिया का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सभी क्षेत्र में होता है मल्टीमीडिया का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र में नहीं होता ये कह नहीं सकते हैं, सभी क्षेत्रों में होता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, मनोरंजन का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, सब में मल्टीमीडिया का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी होगा, व्यवसाय में भी होगा और चिकित्सा एवं विज्ञापन में भी। इसके अलावा और भी क्षेत्र होंगे, लेकिन ऑप्शन आपका 3 ही दिया हुआ है, तो उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? अब इसका उत्तर जो होगा आप बताइए कि कहाँ हुआ था इसका प्रकाशित सबसे पहले, हिंदी का पहला समाचार पत्र, है ना। हिंदी का पहला समाचार पत्र जिसका प्रकाशन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये 1 मिनट, ये बताना है आपको, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा? और ये भी आप बताइए कमेंट में कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? ये आपसे प्रश्न है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पर फटाफट दे सकते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, हिंदी का पहला समाचार पत्र सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ? तो सबसे पहले प्रकाशित जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। मैं इसका उत्तर नहीं बता रही हूँ, किसका, जो प्रश्न मैंने आपसे किया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है, आप कमेंट में उत्तर दीजिए कि क्या है, कहाँ, कौन सा हिंदी का पहला समाचार पत्र है। मैंने बता दिया कि कहाँ से प्रकाशित हुआ, कलकत्ता से। अब उत्तर आपको बताना है कि कौन सा समाचार पत्र था हिंदी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? ये प्रश्न अभी मैंने बताया कि संपादक तक सूचनाओं को एकत्रित करके रिपोर्ट तैयार करके पहुंचाने की जो जिम्मेवारी होती है किसकी होती है? तो किसकी होगी? पत्रकार की होगी, है ना। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार। पत्रकार ही वही वो होता है जो समाचार लेखन की 6 ककार, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस लिए, 6 सवालों का उत्तर वो ढूंढता है, यानी कि इन 6 सवालों में ही वो रिपोर्ट तैयार करता है और रिपोर्ट तैयार करने के बाद संपादक तक पहुंचाता है। अब संपादक जो छापे ना छापे अखबार में,
है ना, समाचार पत्र में छापे ना छापे, किस पृष्ठ में छापते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है। बस पत्रकार की जिम्मेवारी है रिपोर्ट तैयार करके पहुंचा देना। ठीक है, अगला प्रश्न, पीटीआई क्या है? ये पीटीआई क्या है? तो पीटीआई जो है वो समाचार एजेंसी है, एजेंसी पर ही चलता है, जैसे प्रभात खबर है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, नवीन मेल है, ये सबकी एजेंसियां होती हैं जो पूरे विश्व पूरे भारत में है ना। तो जो एजेंसी होता है, जो मुख्य एजेंसी होता है, उसको कहा जाता है पीटीआई। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है? अब संचार भाषा में किन तत्वों की प्रचुरता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर उत्तर आपको बताना है कि उत्तर क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर संचार भाषा, देखिए यहाँ पर मैं समझाती हूँ संचार भाषा क्या है, तो उत्तर आप जल्दी से दे पाइएगा। संचार जो है ना, कलर अलग ले लेती हूँ। संचार जो है वो मौखिक होता है ना, और लिखित होता है ना, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है कि नहीं होता है ना, मौखिक और लिखित दोनों। ठीक है, तो मौखिक और लिखित दोनों होता है संचार में। तो अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, संकेताक्षरों, कूटपदों की, दृश्यों की, ध्वनि की, इनमें से किसी की नहीं। तो संचार में जब दो भाग होता है, मौखिक और लिखित, तो संकेत आया ना मौखिक में आपका, और लिखित में क्या आ गया? अक्षर, यानी कि इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? संकेत जोड़ अक्षर, यानी कि जो संकेताक्षर कूटपद है वही संचार भाषा में तत्वों की प्रचुरता होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, ध्वनि दृश्य तो केवल दिखाई देता है, तो भाषा, ये संचार भाषा जो लिखित और मौखिक होता है उसमें दृश्य नहीं है। ठीक है, ध्वनि सुनाई केवल देगी, मौखिक का है एक भाग, लेकिन लिखित का कहाँ है? नहीं है। तो इसलिए दोनों है यहाँ पर, मौखिक और लिखित का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संकेताक्षर कूटपदों की। ठीक है, अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? अब यहाँ पर पूछा है कि जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है ना। तो जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? सूचना देना, शिक्षित करना, लोगों को सुझाव देना, आर्थिक सहायता, विकास प्रदान करना। डी है राजनीतिक मार्गदर्शन एवं सुधार प्रदान करना। क्या है आप बताइए। तो यहाँ पर जो होगा आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा। जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य है सूचना देना और शिक्षित करना। ठीक है, ये आर्थिक सहायता नहीं होगा, राजनीतिक मार्गदर्शन बिल्कुल नहीं, केवल राजनीतिक मार्गदर्शन नहीं देता है ये, है ना। ये आर्थिक सहायता ये नहीं करता है। कभी भी पाठकों को आर्थिक सहायता किसी ने किया है क्या? दर्शकों को किया है क्या? नहीं किया है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो जाएगा। और ये राजनीतिक केवल नहीं है मार्गदर्शन, हम लोग राजनेता नहीं है जो हम लोग को राजनीतिक मार्गदर्शन देगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। दूसरा, लोगों को सुझाव देना, केवल सुझाव देने का काम नहीं करता है, ये सूचना देता है, सुझाव नहीं देता है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? इसका उत्तर क्या होगा? जिज्ञासा। यही मूल भाव सक्रिय रहता है ना। इसका उत्तर मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पत्रकारिता आप कर रहे हो तो इसके लिए जिज्ञासा होना आपके अंदर बहुत जरूरी है, तभी आप पत्रकारिता कर सकते हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पत्रकारिता में रचनात्मकता का तत्व होने के कारण इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताओ, है ना। पत्रकारिता में रचनात्मकता का तत्व होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? तो इसका क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? रचनात्मक साहित्य कहा जाएगा, गंभीर साहित्य कहा जाएगा, तत्कालीन साहित्य कहा जाएगा, संस्मरण साहित्य। अगर आप आंसर नहीं जान रहे हैं तो क्या करेंगे? तुक्का ही मारेंगे। अगर ये प्रश्न मान लीजिए 11वीं बोर्ड में आपका आया तो आप इसका आंसर किस तरह से करिए, उत्तर किस तरह से दीजिएगा?
ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या कहा है यहाँ? रचनात्मकता का तत्व। तो उत्तर क्या होगा? रचनात्मक साहित्य। ठीक है, क्लियर है? तो क्या होगा? रचनात्मक साहित्य। गंभीर साहित्य तो होगा ही नहीं, तत्कालीन साहित्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि रचनात्मकता का तत्व पूछा है, इसलिए उत्तर होगा रचनात्मक साहित्य। अगला प्रश्न, विचारों के आदान प्रदान की इनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अभी के युग में तो इंटरनेट है ना, मोबाइल है, मोबाइल से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो प्राचीन समय में लोग विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से करते थे? सबसे प्राचीन, सबसे पहले विचारों का जो आदान प्रदान होता था, भावों का जो आदान प्रदान होता था, वो किस प्रकार, किससे होता था? इंटरनेट से? बिल्कुल नहीं, ये आज का युग में होता है। फैक्स? बिल्कुल नहीं, ये भी इंटरनेट से पहले का था। टेलीफोन? बिल्कुल नहीं, ये भी बाद में ही आया। पत्राचार, यही सबसे पुराना है जो विचारों का आदान प्रदान करने का एक शैली है। ठीक है, तो उत्तर होगा पत्राचार, यानी कि पत्र के माध्यम से। पहले के लोग पत्र लिखते थे, अनौपचारिक हो या औपचारिक हो, है ना, और पत्र के माध्यम से ही अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करते थे, और फिर वहाँ से प्राप्तकर्ता जो होता था वहाँ से फीडबैक लेकर आते थे, है ना। अगला प्रश्न, मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अब यहाँ पर मुद्रित माध्यम की विशेषता पूछा है, क्या है सबसे बड़ी विशेषता, क्या है बता सकते हो क्या? ऑप्शन में है स्थायित्व, है ना, गतिशीलता, श्रव्यता और सांकेतिकता। क्या है मुद्रित माध्यम? अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए हमारे पास पुस्तक है ना, ये पुस्तक है हमारे पास, देखिए ध्यान से। अब इसमें जो मुद्रित हुआ है, इसमें जो मुद्रित हुआ है ना, हिंदी का ही है, जो भी मुद्रित हुआ है यहाँ पर, जो छपा हुआ है, इसी के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी, इस छपा हुआ पुस्तक में रहता है, उसके सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अब इसकी विशेषता सबसे बड़ी क्या है? स्थायित्व, क्योंकि ये स्थायी हो चुकी है, आप इसको मिटा करके दूसरा नहीं लिख सकते हैं। हाँ, इस पुस्तक का नया आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, प्रकाशन कर सकते हैं नया, तभी मिटेगा, लेकिन ये लिखा हुआ जीवन में कभी नहीं मिटेगा। मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। तो स्थायित्व सबसे बड़ी विशेषता है किसका? मुद्रित माध्यम का। ये मुद्रित ही तो हुआ है, मुद्रण है ना, तो ये लिखा हुआ जो है एक बार छप गया तो ये जीवन भर के लिए छपा रहता है। तो इसलिए स्थायित्व यानी कि हमेशा के लिए फिक्स हो जाना, है ना, हमेशा के लिए रहना, यही क्या है? मुद्रित माध्यम की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो है प्रश्न, उसका उत्तर व्याख्या सहित बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।